नमस्कार प्यारे बच्चों। आर के स्टडी केयर हिंदी कक्षा में मैं रमाकांत गौतम आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखे होंगे, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा खुशगवार हो गया है। आलस्य का मौसम आ रहा है और थोड़ा सा आप लोग बच करके अपने परीक्षा को धार दीजिए ताकि अच्छे नंबर से आप लोग पास हों। तो आइए आज हम लोग जो है प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ाते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। क्योंकि व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण रखता है, आज हम लोग व्याकरण के प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न आपका है, पहाड़ टूटना, पहाड़ टूटना, पहाड़ टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? अर्थ है, यानी कह रहे हैं कि पहाड़ टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आप लोग जानते हैं कि लोग कहते हैं भैया बहुत बड़ा उनके मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा, लोग कहते हैं ऐसा। तो इसका अर्थ हो जाता है भारी मुसीबत का आना, भारी मुसीबत का आना। अगला है उधव का लेना, उधव का लेना ना माधव का देना, उधव का लेना न माधव का देना। लोकोक्ति, ये लोकोक्ति है जो लोक में प्रचलित है। लोग कहते हैं, गांव में बात बात में कहते हैं, उधव का लेना न माधव का देना लोकोक्ति का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? उधव का लेना न माधव का देना लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है कि किसी से कोई संबंध न रखना, किसी से कोई संबंध न रखना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, उसने मोती का एक हार खरीदा, वाक्य को शुद्ध कीजिए, आप लोग देखें यहाँ लिखा गया उसने मोती का एक हार खरीदा, वाक्य को शुद्ध कीजिए। यहाँ मोती शब्द आया हुआ है। मोती का मतलब होता है एक एक नग, जो बहुमूल्य पदार्थ होता है उसका एक एक नग होता है। तो एक नग से माला नहीं बनती है, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। उसने, ये बहुवचन में हो जाएगा, यहाँ मोती एक वचन है, वो बहुवचन में हो जाएगी। तो मोतियों, उसने मोतियों का एक हार खरीदा, उसने मोतियों का एक हार खरीदा। तो ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखें, मुख मयंक सम मंजु मनोहर, सम मंजु मनोहर, मुख मयंक सम मंजु मनोहर में कौन सा अलंकार है? अलंकार है। तो आप लोग जानते हैं कि जहाँ
सम, सा, सरिस आदि आते हैं, वहाँ पर जो है रूपक वहाँ पर जो है उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर उपमा उपमा दी जाती है, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार, यानी इसके लक्षण हैं सम, सो, सरिस, इसके सब लक्षण है, सम, सो, सरिस आदि इसके लक्षण है। ये जहाँ आते हैं वहाँ उपमा अलंकार होता है। आइए हम लोग कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः में कौन सी विभक्ति है, विभक्ति है। श्री गुरुवे नमः में कौन सी विभक्ति है? तो आपका उत्तर हो जाएगा चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति। एक सूत्र है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगे चतुर्थी। तो ये चतुर्थी विभक्ति का चतुर्थी विभक्ति होता है। गुरुवे नमः यानी गुरुदेव के लिए नमस्कार, के लिए लगता है, के लिए या को लिए। अगला प्रश्न हम लोग देखें, आधारो आधारो अधिकरणः, अधिकरणः, आधारो अधिकरणः, यह किस विभक्ति का सूत्र है? अब सीधा सीधा सवाल नहीं पूछता, थोड़ा सा घुमा के पूछता है। विभक्ति का सूत्र है, आधारो अधिकरण किस विभक्ति का सूत्र है? तो हम लोग जानते हैं कि आधार यानी में पर जहाँ होता है, ये सप्तमी विभक्ति का होता है। सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, और इसका लक्षण है में पर, यानी आन और इन। अगला प्रश्न है, जो युद्ध में स्थिर हो, स्थिर हो के लिए एक शब्द होगा। शब्द क्या है? एक शब्द क्या है? जो युद्ध में स्थिर है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो आप लोग जानते हैं युद्ध में स्थिर रहने वाला, इसे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर कहते हैं। युधिष्ठिर। अगला हम लोग देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फंसा देता है। आदि, आदि शब्द का क्या अर्थ है? अर्थ है, यहाँ देखिए आदि और आदि लिखा गया है। आदि का अर्थ होता है, यहाँ आदि, यहाँ आदि माने होता है प्रारंभ या सभी, प्रारंभ या सभी। और आदि का मतलब होता है, आदि, आदि का मतलब होता है आदत वाला, आदत वाला। आइए हम लोग और कुछ जानने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है आपका, जल
बिंदु निपातेन, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते पूर्यते घटः, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? कभी कभी इस तरह से भी प्रश्न आ जाते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः बहुत ही इंपॉर्टेंट सूक्ति है। इसका अर्थ होता है कि जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बीती विभावरी, हम लोग खूब पढ़ते हैं। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी उपर्युक्त पंक्ति के रचनाकार हैं। के रचनाकार कौन हैं? तो उपर्युक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है आप लोग जाने। इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद। तो बच्चों आज हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण, इसमें ज़्यादातर व्याकरण के प्रश्न रखे गए हैं। आप लोग इसको पढ़ें और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इसको करने से हमको पुनर्बलन मिलता है, हमको समझ में आता है कि हाँ हम सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।